Hello students, I welcome you all to my YouTube channel M. Muhammad Story Circle. In this session we are going to learn a chapter The Last Stone Mason from Ratnasagar English Reader for class at CBSE. इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में ये जो स्टोरी है वो क्या कहती है और इस स्टोरी में हमें क्या बताया गया है। हम लोग लाइन बाय लाइन इसका इंग्लिश पढ़ेंगे और इसके हिंदी अनुवाद को भी देखेंगे, इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस टाइटल को समझते हैं। स्टोन मेसन का मतलब एक ऐसा आर्टिस्ट होता है जो कि पत्थरों से मूर्ति बनाने का काम करता है, पत्थरों पे नक्काशी करने का काम करता है, उनकी डिज़ाइनिंग करने का काम करता है। उसको हम लोग बोलते हैं स्टोन मेसन। और ये एक ऐसे स्टोन मेसन की कहानी है जो कि शायद वो आखिरी स्टोन मेसन होगा, है ना। तो ये एक तरह का आर्ट भी है। वॉट विल हैपन टू अ डाइंग आर्ट, मतलब एक ऐसे आर्ट का अब क्या होगा जो कि अब डाई होने वाला है, जो कि अब बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। विल इट सर्वाइव द लास्ट स्टोन मेसन, तो क्या ये लास्ट स्टोन मेसन के साथ ये आर्ट सर्वाइव करेगा, है ना। इसी को हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। The young man flung the hammer and chisel to ground and cried. देखो, फ्लंग का मतलब होता है फेंकना, हैमर का मतलब हथौड़ी, चीजल का मतलब होता है छेनी। तो छेनी और हथौड़ी इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो एक यंग मैन, एक नौजवान आदमी अपने हथौड़ी और छेनी को ग्राउंड पे फेंकते हुए और चिल्लाते हुए कहता है, आई एम लिविंग फादर, ये पिताजी मैं ये जगह छोड़कर जा रहा हूँ। आई एम लिविंग यू एंड दिस वर्क, मैं आपको और इस काम को छोड़कर जा रहा हूँ। लुक व्हाट इट्स ब्राउट अस, कि देखिए इस काम से हमें क्या मिला है, इस काम से हमें क्या मिला है, और देखिए ये काम हमें कहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया है। अब वो अपने रूम को, अपने वर्क प्लेस को दिखा रहा होता है। कैसे कहता है, ही स्प्रेड आउट हिज आर्म्स एंड ग्लांस्ड डिस्डेनफुली का मतलब होता है नफरत भरी नज़रों से किसी चीज़ को देखना। So he spread out his arms and glanced disdainfully at the small, congested workroom, the slabs of stone and marble stacked in one corner, and the old cot covered with a pile of used clothes in the other. वो क्या करता है, अपनी बाजू को, अपनी हाथों को चारों तरफ फैला करके और नफ़रत भरी नज़रों से अपने रूम को देखकर कहता है कि देखिए हमारा जो रूम है वो कितना छोटा है, कितना कंजस्टेड है ना। हमारा जो वर्क रूम है कितना छोटा है, कितना कंजस्टेड है। इसके एक कोने में आपके स्टोन के स्लैब्स रखे हुए हैं और मार्बल को सजाया गया है, मार्बल को रखा गया है। और इसके दूसरे कोने में एक पुरानी सी खटिया पड़ी हुई है जो कि यूज किए गए पुराने धुराने कपड़ों से कवर्ड है, ढका हुआ है। द वाइट वॉश वॉल्स वेयर स्टेन्ड बाय मेनी मानसून्स, और जो दीवार जिसको पेंट किया गया था, जिसकी पुताई की गई थी, वो कई सारे मानसून सीजन को देखने के बाद उस पर दाग लग गए हैं और उसके रंग झड़ रहे हैं। तो अपना जो सिचुएशन है, अपनी परिस्थिति को बतला रहा है एक नौजवान आदमी अपने फादर से कि देखिए हम लोग इस काम को करने से हम लोग कितने गरीब हैं और हमें कुछ भी नहीं मिला है। द विंडो बेयर ऑफ कर्टन्स, आगे ये बतला रहा है कि हमारे जो खिड़कियां हैं घर में उसमें कर्टन्स नहीं लगे हुए हैं, उसमें पर्दा नहीं है। ओपनड इनटू अ टाइनी बैकयार्ड, जो कि खिड़कियां एक छोटे से बैकयार्ड में जाकर खुलती हैं। आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ऑफ वर्क दिस इज ऑल वी हैव, नथिंग। वह नौजवान आगे ये भी कह रहा है कि इतने सालों तक ये काम करने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है। वी हैव नथिंग। दिस काइंड ऑफ वर्क जस्ट डजंट पे, और वो लड़का फिर आगे ये कह रहा है कि इस तरह का काम जो है ना उसमें पैसा है ही नहीं, इस तरह का काम करने से हमें ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। The old man stared at his son in astonishment. Astonishment का मतलब होता है हैरान भरी नज़रों से देखना, हैरान हो जाना, है ना। तो इस बात को सुनकर वो जो बूढ़ा इंसान होता है अपने बेटे को देखता है काफ़ी हैरान होकर। Although his voice trembled, हालांकि उसकी आवाज़ जो है, उस बूढ़े व्यक्ति की जो आवाज़ है वो कांप रही होती है। इट डिडंट लूज इट्स यूजुअल जेंटलनेस, लेकिन अभी उस बूढ़े आदमी की आवाज़ में काफ़ी कोमलता थी, काफ़ी जेंटलनेस थी।
इट्स नॉट ओनली द मनी दैट मैटर्स सन। अब वो बूढ़ा इंसान अपने बेटे को ये बात समझा रहा है कि देखो बेटा, हम लोग ये जो काम करते हैं ना, वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं करते हैं। सिर्फ पैसों से ही हमें मतलब नहीं होना चाहिए। इट्स द सर्विस, आवर सर्विस टू गॉड। ये तो हम सेवा करते हैं, ये तो हमारी सेवा भगवान के लिए है, जिसको हम लोग पैसे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। फादर, अब वो नौजवान, वो लड़का क्या बोल रहा है? फादर, द यंग मैन ग्रंटेड इम्पेशेंटली। ग्रंटेड मीन्स होता है चिल्लाना, है ना? तो यहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहता है कि देखिए फादर, देखिए पिताजी, टाइम्स हैव चेंज। समय जो है ना वो बदल चुका है। द स्टोन मेसन्स वर्क हैज़ चेंज टू। और जो हम जैसे स्टोन मेसन्स हैं, इनका काम भी अब बदल चुका है। यू कांट लिव ऑन स्कल्पचर्स फॉर टेम्पल्स ओनली। अब सिर्फ आप मंदिरों के लिए मूर्तियां बनाकर ही अपनी लाइफ नहीं गुजार सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ और करना होगा। यू हैव टू मास प्रोड्यूस, है ना? मास प्रोड्यूस लाइक ऑल द अदर्स इन आगरा। आपको क्या करना होगा? आपको एक बड़ा सा प्रोडक्शन करना होगा। मतलब जैसे कि लोग आगरा में प्रोडक्शन करते हैं, आगरा में जो लोग बनाते हैं, उसी तरह की चीज़ों को आपको भी बनाना होगा, है ना? कम ऑन फादर, कि चलिए हम लोग भी वैसा ही काम करते हैं और इन टेम्पल्स के लिए मूर्तियां बनाना अब बंद कीजिए। द लाइन्स अराउंड द ओल्ड मैन्स माउथ टाइटेंड। इसका मतलब हुआ कि इस बात को सुनकर वो बूढ़ा इंसान जो था, उसका फादर तो जो था, वो थोड़ा सा एंग्री हो गया, थोड़ा सा गुस्सा हो गया। नो माई सन, दिस इज द वर्क आई लर्न फ्रॉम माई फादर। अब वहाँ पे वो बूढ़ा इंसान कह रहा है कि नहीं बेटे, ये जो काम है वो मैंने अपने पिताजी से सीखी थी, एंड ही लर्न फ्रॉम हिज फादर। और फिर मेरे पिताजी ने ये काम अपने पिताजी से सीखी थी। वी हैव kept up this tradition for hundreds of years, and I hoped you would continue our work. अब वो बूढ़ा इंसान कह रहा है कि हम लोग जो ये ट्रेडिशन है, ये सैकड़ों सालों से इसे लेकर आ रहे हैं, और मैं भी ये उम्मीद रखता था कि तुम मेरे इस काम को आगे बढ़ाओगे और अपने आने वाले जनरेशन्स तक ये लेकर जाओगे और हमारी इस परंपरा को आगे लेकर चलते रहोगे। नो फादर, द यंग मैन रिप्लाइड विद डेटर्मिनेशन। अब यहाँ पे डेटर्मिनेशन, एकदम काफ़ी श्योर होकर वो नौजवान इंसान कह रहा है कि नहीं फादर, मैं ये काम नहीं करूँगा। पिताजी, मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा। फुल डिटर्मिनेशन के साथ बोलता है। देयर इज़ मच मोर मनी इन एस्ट्रेज एंड प्लेट्स फॉर टूरिस्ट शॉप्स। अब यहाँ पे वो नौजवान आदमी कहता है कि अगर हम लोग क्या बनाते हैं, एस्ट्रेज बनाते हैं। एस्ट्रेज कहने का मतलब राख को रखने वाले जो ट्रेज, जो बर्तन होते हैं, उनको हम लोग एस्ट्रेज कहते हैं, है ना? अगर हम लोग एस्ट्रेज बनाते हैं या प्लेट्स बनाते हैं टूरिस्ट शॉप्स के लिए, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, बजाय कि हम लोग मूर्ति बनाएं। आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर अ पिटेंस फॉर द कमिटी ऑफ द टेम्पल इन श्रीनगर। कि मैं श्रीनगर में सिर्फ मंदिर के कमेटी के लिए और काफ़ी छोटे से पैसे के लिए, पिटेंस का मतलब होता है गिना चुना पैसा, बहुत कम अमाउंट पैसे के लिए मैं ये काम अब कर कर के थक गया हूँ। आई एम लिविंग फादर, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। देखो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है? चलो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। द यंग मैन स्टॉम्प्ड आउट ऑफ द रूम। इतना कह के वो जो नौजवान आदमी था वो रूम से बाहर निकल गया। लिविंग हिज ओल्ड फादर क्राउचिंग इन फ्रंट ऑफ ए हाफ फिनिश्ड मार्बल स्टैच्यू whose shape already suggested its future magnificence। अब देखो, यहाँ पे क्राउचिंग का मतलब होता है जब आप किसी के सामने अपने हाथ पैर को जोड़कर रोने लगते हो, गिड़गिड़ाने लगते हो। तो क्योंकि उसका फादर रो कर गिड़गिड़ा कर अपने बेटे से कह रहा था कि बेटा तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, रुको, हम दोनों मिलकर मूर्तियाँ बनाएंगे और भगवान की सेवा करेंगे, है ना? लेकिन वो इंसान, वो बंदा अपने फादर को, अपने पिता को इस हालत में छोड़कर चला जाता है, और वहाँ पे उसके फादर ने एक स्टैचू बना रहे होते हैं जो कि अभी आधा फिनिश हुआ रहता है और आधा बाकी होता है। और उस स्टैचू को देखकर इससे पता चलता है कि वो फ्यूचर में कितना मैग्निफिसेंट होगा, कितना शानदार होगा। He dropped his hands into his lap and closed his eyes। अब यहाँ पे उसके फादर की बात बताई गई है कि वो बूढ़े इंसान ने अपने हाथ को अपने लैप में रखा, अपनी आंखों को बंद कर लिया। He began to pray and didn't even hear the uh, hesitant goodbye
his son called out from the door. अब यहाँ पे उसने क्या कर लिया, भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हाँ भगवान ऐसा कर दीजिए कि मेरे बेटे को यहाँ से मत भेजिए, है ना। और जब उसके बेटे ने दरवाजे से उनको गुड बाय कहा तो उस बूढ़े इंसान ने उसके गुड बाय को भी नहीं सुना, क्योंकि वो प्रे कर रहे थे कि काश ऐसा हो जाए कि उनका बेटा उन्हें छोड़कर न जाए। He sat motionless, unaware of time and place. अब क्योंकि उसका बेटा उन्हें छोड़कर चला गया था, क्योंकि उनका बेटा उन्हें छोड़कर चला गया था, तो वे मोशनलेस, बिना हिले डुले, बिना टाइम के और बिना जगह के, अता पता वो चुपचाप वहीं पे बैठे रहे थे। तभी एक आवाज़ आती है, मास्टर जी। आवाज़ क्या आती है? मास्टर जी कॉल्ड सलीम द सर्वेंट बॉय एंटरिंग द वर्कशॉप बेयर फुटेड। यहाँ पे बेयर फुटेड का मतलब होता है नंगे पैर। तो तभी क्या होता है, जब ये बूढ़ा इंसान चुपचाप अपने वर्कशॉप में बैठा हुआ होता है इस दुख में, क्योंकि उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया होता है, तो एक आवाज़ आती है, मास्टर जी, जो कि उनका नौकर सलीम उन्हें बुलाता है, जो कि नंगे पैर वर्कशॉप में एंटर करता है, प्रवेश करता है। अब देख सकते हो यहाँ पे ये सीन बताया गया है। यहाँ पे हमारे ये मास्टर जी हैं और ये हमारा सलीम है, जो कि उन्हें आकर उन्हें मास्टर जी बुलाता है। ओके, ही हेल्ड आउट अ ग्लास ऑफ स्टीमिंग टी इन हिज हैंड। सलीम के हाथ में एक गर्म चाय की कप थी, एक प्याली थी। मास्टर जी, ही आस्क्ड वंस मोर, हिज वॉइस फिल्ड विद कंसर्न। उसने फिर से एक बार बुलाया, मास्टर जी, और हम लोग सलीम की बातों में अपने मास्टर के प्रति चिंता और कंसर्न को फील कर सकते हैं। द ओल्ड मैन लुक्ड अप, हिज फेस वॉज एशन। हाँ, फिर क्या हुआ कि जब मास्टर जी ने, मतलब उस बूढ़े इंसान ने सलीम की तरफ देखा, तो क्या पता चला कि उस बूढ़े इंसान का रंग उड़ा हुआ था, उसका चेहरा जो है ना मुरझा गया था, उसका चेहरा चेहरा पीला पड़ गया था। ही लुक्ड ओल्ड एंड वेरी टायर्ड। वो काफ़ी बूढ़ा और काफ़ी थका हुआ दिख रहा था। ही बैकन्ड द बॉय टू कम क्लोजर। देखो, बैकन का मतलब होता है इशारे में बुलाना। तो उस बूढ़े इंसान ने सलीम को है ना अपने पास इशारे में बुलाया, है ना, बेकन द बॉय टू कम क्लोजर एंड मोशन हिम टू सिट डाउन। और फिर उसे कहा कि तुम यहाँ पे बैठ जाओ। सलीम, ही सेड जेंटली। अब यहाँ पे मास्टर जी ने क्या कहा? सलीम, आराम से ना। यहाँ पे मास्टर जी ने बड़े प्यार से कहा, सलीम, सून I'll बी द लास्ट स्टोन मेशन हियर। अब उस बूढ़े इंसान ने सलीम से कहा कि देखो, बहुत ही जल्द मैं यहाँ का आखिरी स्टोन मेसन हो जाऊँगा, है ना, मेरे बाद फिर कोई दूसरा स्टोन मेसन नहीं होगा, क्योंकि ऑल दी अदर्स वुड हैव गॉन टू आगरा। क्योंकि तब तक सारे लोग कहाँ पे जा चुके होंगे? आगरा में जा चुके होंगे। देयर दे आर टर्निंग आउट चीप कैंडल स्टैंड्स, पेपर वेट्स एंड एस्ट्रेज बाई डजन्स। और वहाँ पे वे लोग जाकर क्या बना रहे होंगे? कैंडल स्टैंड्स, पेपर वेट्स, है ना, और एस्ट्रेज बना रहे होंगे दर्जनों के हिसाब से। दे आर मेकिंग मनी बट दे बिट्रे आवर स्किल, आवर एज ओल्ड ट्रेडिशन। हालांकि वे लोग पैसे तो कमा रहे होंगे, लेकिन हमारी सदियों से चली आ रही इस स्किल, इस कला की उन्होंने इस कला के साथ उन्होंने बिट्रे किया है, धोखा किया है ना। नाउ गोपाल हैज़ ऑल्सो गॉन। अब यहाँ पे मास्टर जी कहते हैं, मतलब वो बूढ़ा इंसान कहता है कि अब तो गोपाल भी चला गया है, अब तो गोपाल भी चला गया। अब गोपाल कौन है? यही उनका बेटा है, जो उन्हें उन्हें उस हालत में छोड़कर चला जाता है जब वे अपनी आधी मूर्ति को कंप्लीट किए रहते हैं और आधा बचा हुआ होता है। I'll have to finish this sculpture alone। अब यहाँ पे मास्टर जी कहते हैं सलीम से कि मुझे इस मूर्ति को अब अकेले ही पूरा करना होगा। एंड विद द हेल्प ऑफ गॉड I'll do it सलीम। अब यहाँ पे मास्टर जी कहते हैं कि और अगर भगवान की कृपा हो, भगवान की मदद हो, तो मैं उसे अकेला ही कंप्लीट कर लूँगा, है ना। ये बात मास्टर जी सलीम से कहते हैं। आई नो यू विल मास्टर जी। अब वहाँ पे जो सलीम है वो कहता है कि हाँ मास्टर जी, मैं जानता हूँ कि आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। द बॉय आंसर्ड, यू विल मेक मेनी मोर, कि आप इस तरह की और कई सारी स्कल्पचर्स को कंप्लीट कर लेंगे, कई सारी मूर्तियाँ बना सकेंगे। लार्जर एंड मोर ब्यूटीफुल टेम्पल स्कल्पचर्स, कि ये जो मूर्ति आप बना रहे हैं इससे भी बड़ा बड़ा और इससे भी खूबसूरत आप स्कल्पचर्स बना सकते हैं मंदिर के लिए, टेम्पल्स के लिए। अब यहाँ पे उनका जो नौकर है, जो सलीम है, वो क्या कर रहा है? इनको इनकरेज कर रहा है, इनकी हौसला बढ़ा रहा है। The old man looked at the orphan boy who had come to work for him 5 years ago। अब देखो, orphan का मतलब होता है एक ऐसा बच्चा जिसके
पेरेंट्स नहीं होते हैं, जो यतीम होता है, जो अनाथ होता है ना। तो इस बात को सुनने के बाद मास्टर जी उस बूढ़े इंसान ने उस अनाथ की तरफ देखा, उस अनाथ लड़के की तरफ देखा जो कि उनके यहाँ 5 साल पहले आया था काम की तलाश में। Drenched to the skin, dressed in tatters, he had begged for shelter during a furious monsoon storm. अब जब सलीम 5 साल पहले पहली बार मास्टर जी से मिला था तो उसकी हालत क्या थी? वो काफ़ी भीगा हुआ था, उसके ड्रेस फटे हुए थे, है ना। और वो जो लड़का सलीम था वो मॉनसून की उस तूफान में शेल्टर के लिए, शरण के लिए उनसे भीख मांग रहा था कि आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, क्योंकि मेरा कोई नहीं है और मेरे पास रहने के लिए शरण नहीं है। And had stayed on to work for the old master craftsman. अब यहाँ पे वो जब आया था सलीम तो फिर उसने किसी दूसरे ओल्ड मास्टर के लिए भी काम किया था, जो कि क्राफ्ट्समैन मतलब वही कारीगर कहते हैं हम लोग। तो जब आया था तो उसने दूसरे क्राफ्ट्समैन के लिए भी काम किया था। ही हैड ग्रोन टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, लेकिन 5 साल के बाद वो क्या हो गया था? वो बड़ा हो गया था और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो गया था। द ओल्ड मैन न्यू दैट सलीम टू वुड लीव हिम वन डे। और ये मास्टर जी, ये जो बूढ़ा इंसान था जिसका लड़का उन्हें छोड़कर चला गया था, वो ये जानते थे एक दिन ऐसा आएगा जब सलीम भी उन्हें छोड़कर चला जाएगा। He sighed and looked into the serious eyes of the boys, clouded with sadness, a sadness the old man could not understand. है ना। उस बूढ़े इंसान ने शाई किया, शाई मीन्स होता है गहरी सांस लेना, और उस लड़के की सीरियस, उस लड़के की गंभीर आंखों में देखा, जिसकी आंखों में एक उदासी छाई हुई थी, और उस उदासी के मतलब को वो बूढ़ा इंसान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सलीम इतना उदास क्यों है। यहाँ पे सलीम उदास अपने मास्टर जी के लिए है, वो अपने मास्टर जी से काफ़ी प्यार करता था। ही शुक हिज हेड ही शुक हिज हेड माई स्ट्रेंथ इज़ वेनिंग। फिर उस बूढ़े इंसान ने अपने सिर को हिलाते हुए कहा कि मेरा जो स्ट्रेंथ है, मेरा जो ताकत है, मेरी जो शक्ति है, अब वो घट रही है। आई कांट वर्क विद द चीज़ल लाइक आई यूज टू। अब मैं इस छेनी के साथ बिल्कुल भी उस तरह से काम नहीं कर सकता जिस तरह से मैं पहले किया करता था। कार्विंग टेक्स टू लॉन्ग, मच टू लॉन्ग। अब इन पत्थरों को कार्व करना, इन पत्थरों को काटना, इन पर डिज़ाइंस बनाना मेरे लिए काफ़ी समय ले रहा है, मुझे ये करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जा रहा है। Then he straightened up and said with fresh determination, I will have to finish this work and surely I will. फिर इस बात को कहने के बाद वह खुद को थोड़ा सा स्ट्रेटन करता है, अपने हाथ पैर को सीधा करता है, और एक फ्रेश डिटर्मिनेशन, एक फ्रेश संकल्प के साथ, एक मजबूत इरादे के साथ वो बूढ़ा इंसान कहता है कि मैं इस मूर्ति को एनी हाउ कंप्लीट करूँगा, और हाँ, श्योरली मैं इसे पूरा करूँगा। Yes, you will, the boy repeated, offering his master the glass of tea. अब यहाँ पे जो सलीम है वो बोलता है कि हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं, और उन्हें चाय का ग्लास उन्हें ऑफर करता है। ड्रिंक प्लीज, इट वुड डू यू गुड, कि मास्टर जी आप इस चाय को पीजिए, इससे आपको अच्छा लगेगा। देन ही एडेड, आई हैव टू गो टू द मार्केट फॉर एन आवर और टू। और फिर आगे सलीम कहता है कि मुझे मार्केट जाना है लगभग 1 या 2 घंटे के लिए। बट आई विल बी बैक इन टाइम टू प्रिपेयर डिनर, लेकिन मैं बिल्कुल समय पे आ जाऊंगा डिनर बनाने के लिए। The old man nodded and thought, he has been going to the market too often lately. I hope he hasn't fallen into bad company. अब यहाँ पे ये बूढ़ा इंसान जो मास्टर जी हैं वो कह रहे हैं, अपने सिर को हिलाते हुए नॉड कर रहे हैं, हामी भर रहे हैं कि ठीक है तुम मार्केट जा सकते हो। और फिर उनके मन में एक विचार आता है कि आजकल जो सलीम जो है ना, वो लगातार और बार बार कई बार मार्केट जाता है, और फिर मास्टर जी को ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सलीम किसी बुरी संगत में पड़ गया हो, जिसकी वजह से उसे बार बार कहाँ पे जाना पड़ता हो? मार्केट में जाना पड़ता हो। ही शॉट अ क्वेश्चनिंग ग्लांस एट द बॉय। अब यहाँ पे शॉट अ क्वेश्चनिंग ग्लांस कहने का मतलब किसी को शक भरी निगाहों से देखना। तो जब वो लड़का सलीम रूम से बाहर निकल के जा रहा होता है तो मास्टर जी उसको इस तरह से देखते हैं जैसा कि मास्टर जी उससे कुछ पूछना चाहते हो कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, है ना, क्या तुम किसी बुरी संगत में तो नहीं पड़ गए हो। लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। हु टर्न्ड एंड लेफ्ट द रूम। फिर क्या होता है, सलीम
मुड़ता है और फिर वो चला जाता है, रूम छोड़कर चला जाता है। कहाँ पे जाने के लिए? मार्केट जाने के लिए। The old man sighed and picked up the chisel and hammer, है ना। इतना सब होने के बाद फिर वो बूढ़ा इंसान गहरी सांस लेता है और अपने छेनी और हथौड़ी को उठा लेता है, अपने काम को करना शुरू कर देता है। द कूल मेटल ऑफ द टूल्स फिल्ड हिम विद हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस। और जो उसके कूल मेटल्स, मतलब उसके जो मेटल के जो टूल्स थे, उसके औजार थे, वो कितने इतने अच्छे थे, इतने सेटिस्फैक्टरी थे कि उसके उन वे औजार भी उस बूढ़े इंसान को क्या देते थे? कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते थे। He loved his work and didn't want to change it for any other in the world. वो बूढ़ा इंसान अपने काम से प्यार करता था और वह दुनिया के किसी भी दूसरे काम के लिए अपने इस काम को नहीं छोड़ सकता था। Days and weeks went by. It was months since Gopal had left. इसी तरह से दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए और लगभग 1 महीना हो गया गोपाल के घर छोड़कर गए हुए। The old man worked tirelessly. और ये बूढ़ा इंसान अथक काम करता रहा, बिना रुके हुए अपना काम करते रहा और उस स्कल्पचर को, उस मूर्ति को पूरा करने में लगा रहा। फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट एट नाइट ही वर्कड ऑन दिस स्कल्पचर। सुबह से लेकर देर रात तक वो उस स्कल्पचर, उस मूर्ति पे काम करता था। इट वॉज ऑल देयर इन द स्टोन, द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट शोल्डर्स ऑफ कृष्णा, हिज सॉफ्ट कर्व्ड हिप्स। अब जो है ना, वो जो मूर्ति बना रहा था वो भगवान कृष्ण की मूर्ति बना रहा था। और भगवान कृष्ण की जो छवि उस बूढ़े इंसान के अंदर, उस बूढ़े इंसान के दिमाग के अंदर थी, उसी तरह की छवि वो उस पत्थर में देख सकता था। और वो चाहता था कि बिल्कुल उसी तरह की छवि वो उस मूर्ति पे बना सके और उतार सके। किसके बारे में सोच रहा था? तो वह भगवान कृष्ण के उन मजबूत शोल्डर्स, स्ट्रेट शोल्डर्स के बारे में सोच रहा था। भगवान कृष्ण के उन कर्व्ड लिप्स के बारे में सोच रहा था, जैसे कि भगवान कृष्ण अपने होठों से बांसुरी बजाने का काम करते हैं। He could see the pointed fingers holding the flute delicately to his lips, his serene face eternally beautiful. वो अपनी मन में ये देख सकता था कि भगवान कृष्ण कितने नाजुक अंदाज से उस फ्लूट को, उस बांसुरी को अपने लिप्स के पास रखे हुए हैं। एंड ही सीरीन फेस, सीरीन कहने का मतलब शांत स्वभाव का, कितना प्यारा भगवान कृष्ण का जो फेस है वो कितना प्यारा है, जो हमेशा के लिए ब्यूटीफुल है। तो भगवान कृष्ण की छवि उस मास्टर जी के मन में चल रही थी और वो चाहते थे कि वो जो छवि उनके दिमाग में है बिल्कुल उसी तरह का स्कल्पचर बनाया जाए, मूर्ति बनाई जाए। द ओल्ड मैन कुड सी इट इन द स्टोन। और इसी तरह की छवि वो उस स्टोन में देख सकते थे। ही कुड फील इट। वो बूढ़ा इंसान इसको फील कर सकता था। ही ओनली हैड टू सेट इट फ्री विद हिज चिजल। और बस उसे क्या करना था? उस छवि को अपने चिजल से, अपनी छेनी से बस उस स्टोन पे उतार देना था। He didn't feel hunger. He didn't feel hunger. He didn't feel thirst. और जब वो बूढ़ा इंसान अपनी पूरी लगन से काम करता था तो ना ही उसे भूख लगती थी, ना ही उसे प्यास लगती थी। He was driven by the desire to finish the sculpture in time. क्योंकि उसे उस स्कल्पचर को, उस मूर्ति को बिल्कुल समय पे ख़त्म करने का एक जुनून सवार हो गया था। इट वॉज हिज बिगेस्ट पीस, हिज बेस्ट। और ये जो बूढ़ा इंसान, ये जो मास्टर थे, जो ये जो स्टोन मेशन थे, इनका ये सबसे अच्छा पीस था और सबसे बड़ा था, सबसे बेस्ट था। मतलब ये इनका मास्टर पीस समझ सकते हो। इट वुड ऑल्सो बी हिज लास्ट। और ये उनका सबसे आखिरी क्रिएशन भी होने वाला था, यह उनके द्वारा बनाया गया सबसे लास्ट मूर्ति भी होने वाला था। ऑन एंड ऑन ही वर्कड, हिज चिजल स्ट्राइकिंग द स्टोन अगेन एंड अगेन। वह लगातार काम करते गए, बार बार उनकी जो चेजल थी स्टोन को हिट कर रही थी। बट देन केम द डे व्हेन द ओल्ड मैन फेल हिज स्ट्रेंथ एब। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उस बूढ़े इंसान की ताकत खत्म हो गई। एंड हिज हैंड्स ट्रेम्बल अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द हैमर। और हथौड़ी के बार बार चलाने के वजह से, उसके इम्पैक्ट की वजह से उसके जो है ना हाथ कांपने लगे। हिज शोल्डर्स बिगेन टू एक। उसके कंधे, उसके शोल्डर्स दर्द करने लगे, पेन करने लगे। हिज आर्म्स फेल्ट हैवी एंड हिज आइज ग्रीव टायर्ड। उसकी बाजुएं थक गईं
और उसकी आंखें भी थक गईं, क्योंकि आपको काफ़ी प्रिसाइजली देखना पड़ता है कि कहीं मूर्ति में कोई गड़बड़ ना हो जाए काम करते समय. देन हिज विजन ब्लर्ड एंड ही couldn't सी द शेप ऑफ कृष्णा embedded इन द स्टोन. अब क्या हुआ, वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था और वो उस पत्थर में भगवान कृष्ण के फेस को, उनकी चेहरे को, उनके मुखौटे को देख नहीं सकता था. Overcome with fear, he sank to his knees and prayed. अपने इस डर से निकलने के बाद वो घुटनों के बल बैठ गया और प्रार्थना करने लगा. तभी क्या होता है, एक आवाज़ आती है, मास्टर जी, सलीम सेड. फिर सलीम आता है, अपने मास्टर को बुलाता है, कहता है, मास्टर जी, यू हैवंट टच्ड योर फूड अगेन. कि फिर से आपने अपना खाना नहीं खाया है, आपने अपना भोजन नहीं किया है. प्लीज़ हैव सम राइस एंड वेजिटेबल्स. आप कुछ तो खा लीजिए, कुछ चावल और कुछ सब्जियां खा लीजिए. यू ओनली हैड अ ग्लास ऑफ मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट. क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट में सिर्फ एक ग्लास दूध पिया है. एंड हैव द कर्ड, है ना, एंड हैव द कर्ड. यू लाइक कर्ड, आई नो यू डू. और आप क्या कर लीजिए, थोड़ी सी दही भी खा लीजिए. मुझे पता है कि आपको दही पसंद है ना, आपको दही पसंद है ना. The old man looked up. He whispered, I don't think I'll be able to finish it. अब यहाँ पे वो बूढ़ा इंसान सलीम की तरफ देखता है और विस्पर्ड कहता है. विस्पर्ड का मतलब दबी हुई आवाज़ में, कमज़ोर आवाज़ में, ना फीबल साउंड. मास्टर जी कहते हैं कि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको फिनिश नहीं कर पाऊंगा, इस मूर्ति को ख़त्म नहीं कर पाऊंगा. इफ़ गोपाल वॉज हियर इट वुड बी डिफरेंट. कि अगर यहाँ पे गोपाल होता तो बात ही बिल्कुल अलग होती, वह मेरी मदद कर सकता था. ही नॉडेड एब्सेंट माइंडेडली टू हिमसेल्फ एंड कंटिन्यूड. हाँ, और इसी बात को बोलते हुए बूढ़ा इंसान अपने माथे को हिला रहा होता है और कहता है, ही वॉजन द बेस्ट ऑफ क्राफ्ट्समैन. कि वो जो मेरा लड़का था गोपाल, वो उतना अच्छा भाई कारीगर नहीं था, बट ही वॉज गुड एंड स्ट्रॉन्ग. वो काफ़ी, वो मतलब उतना भी अच्छा कारीगर नहीं था, लेकिन वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी मजबूत था. ही चिप्ड ऑफ द स्टोन लेयर बाय लेयर. वो क्या कर सकता था, स्टोन के लेयर को काफ़ी जल्दी निकाल सकता था, है ना, एज इफ इट वेयर क्ले. और वो इतना मजबूत था कि स्टोन को बहुत जल्दी कार्व कर देता था, उसे बहुत जल्दी तोड़ सकता था, उस पर नक्काशी कर सकता था, क्योंकि वो मजबूत था. और वो मजबूत था इसीलिए उसको जो स्टोन थे ना, मिट्टी की तरह लग रहे थे. लेकिन मैं अब काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें करने में काफ़ी समय लग रहा है. He hadn't yet learned to carve the finer details, but in a year or two he would have learned surely. अब यहाँ पे उसके फादर मतलब मास्टर जी कहते हैं कि गोपाल जो है ना, फाइन आर्ट्स को उसने अभी नहीं सीखा था, लेकिन अगर वो मेरे पास 1 या 2 साल और रह जाता तो उन फाइनर आर्ट्स को, उन डिटेल्स को भी सीख सकता था, जो कि एक मूर्ति को बनाने के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है. He fell silent. It was the features and hands that gave him trouble. अब यहाँ पे वो कहते हैं, मास्टर जी, वो बूढ़ा इंसान कहता है कि गोपाल के साथ प्रॉब्लम ये थी कि मूर्तियों के जो स्पेशल फीचर्स होते हैं और ख़ास करके मूर्तियों के जो हैंड होते हैं, उसको बनाने में थोड़ा सा ट्रबल होता था. गोपाल थोड़ा सा फंसता था इनको बनाने में. देयर वॉज समथिंग मिसिंग इन हिज फिगर्स. क्योंकि जो भी मूर्ति वो बनाता था, कौन, गोपाल, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा लगता था कि अधूरा रह गया है, कुछ मिसिंग है. दैट समथिंग विच कांट बी टॉट. और ये जो मिसिंग चीज़ रह जाती है, इसे कभी भी सिखाया नहीं जा सकता है, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम समवेयर डीप इन साइड यू, है ना. सलीम विस्पर्ड. अब ये बात सलीम कह रहा है कि हाँ गुरुजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मास्टर जी, क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं वो इसे सिखाया नहीं जा सकता है. ये तो आपके अंदर से आता है, ये तो आपका इमोशन होता है कि आप किसी काम को कितने मन से करते हो. अगर एक इंसान एक काम को अपने पूरे मन से करता है तो वो काम काफ़ी शानदार होगा, लेकिन वही इंसान किसी काम को ज़बरदस्ती कर रहा है तो वो काम, उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा, उसका जो रिज़ल्ट निकलेगा, वो उतना अच्छा नहीं होगा. तो यही चीज़ें हो रही थी गोपाल के साथ. वो काम को तो कर रहा था, लेकिन पूरे मन से नहीं कर रहा था, इसीलिए उसके मूर्तियों में, उसके फिगर्स में कुछ ना कुछ हमेशा मिसिंग रह जाता था. फ्रॉम डीप इनसाइड हेयर एंड ही पॉइंटेड टू हिज हार्ट. सलीम ने फिर आगे कहा कि ये जो फीलिंग्स, ये जो इमोशन आती है, वो यहाँ से आती है. कहाँ से? तो उसने अपने दिल की तरफ इशारा किया कि आप किसी काम को पूरे मन से, पूरे लगन से करते हैं तो आपके दिल से एक इमोशन आता है, जो कि आपके काम को और फाइन, और शानदार, और ग्रेसफुल बनाता है. द ओल्ड मैन लुक्ड एट द बॉय सरप्राइज्ड.
He saw him blush and turned his face away. अब इस बात को सुनकर जो बूढ़ा इंसान था वो काफ़ी सरप्राइज हो गया, है ना। और जब उसने उस लड़के को देखा, मतलब सलीम को देखा, तो सलीम थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और उसने अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ लिया। यू आर राइट सलीम, यू आर राइट। मास्टर जी ने कहा कि हाँ सलीम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। एंड देन ही एडेड विद सडन बिटरनेस। और फिर मास्टर जी थोड़े से गुस्सा होकर कह रहे हैं, एंड इफ़ यू डोंट हैव इट हियर, कि अगर तुम्हें ये इमोशन तुम्हारे दिल से नहीं आती है। ही थम्प्ड हिज चेस्ट, अपने छाती को पीटते हुए वो बूढ़ा इंसान कहता है कि अगर तुम्हें कोई काम करने का जो मन है वो पूरे दिल से नहीं हो रहा है, then you would better go to Agra and mass produce ashtrays for the tourist from abroad। तो तुम्हारे लिए बेटर यही होगा कि तुम क्या करो, तुम भी आगरा चले जाओ, है ना। यहाँ पे वो सलीम को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अगर एक इंसान किसी काम को अपने पूरे दिल से नहीं करता है तो उसे उस काम को नहीं करना चाहिए। वहीं यहाँ पे मास्टर जी कह रहे हैं कि अगर तुम, मतलब गोपाल के कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर तुम किसी काम को करते हो और पूरे मन से नहीं करते हो तो तुम्हें भी क्या करना चाहिए, आगरा चले जाना चाहिए और वहाँ पे जाकर टूरिस्ट के लिए एस्ट्रेज बनाने चाहिए। तुम मूर्ति बनाने के काबिल नहीं हो सकते हो, क्योंकि मूर्ति बनाने के लिए आपको काफ़ी लगन और इमोशन की ज़रूरत होती है। देन और भी आगे ये बोल रहा होता है, द ओल्ड मैन कफ्ड, तभी उस बूढ़े इंसान को खांसी आ जाती है ना। द ओल्ड मैन कफ्ड पेनफुली एंड रीच्ड फॉर हिज ग्लास ऑफ वाटर, और उसे खांसी आ जाती है और वो पानी पीता है। ईट मास्टर जी ईट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सलीम कहता है कि मास्टर जी पहले आप खाना खाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आफ्टर ही हैड ईटन द ओल्ड मैन वंस अगेन टुक अप हिज हैमर एंड चीजल। खाना खाने के बाद वो बूढ़ा इंसान फिर से अपनी हथौड़ी और छेनी को ले लेता है। ही वॉक टिल लेट इन द नाइट, वह लेट नाइट तक फिर काम करता रहता है। ही प्रेड फॉर हेल्प एंड स्ट्रेंथ, वह हेल्प के लिए और ताकत के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। एंड ही प्रेड फॉर हिज सन, और वह अपने बेटी के लिए भी प्रार्थना करता है कि वो उसके पास लौटकर वापस आ जाए। इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग द चेजल फेल फ्रॉम हिज हैंड। एक दिन काम करते वक्त सुबह में क्या होता है कि उस बूढ़े इंसान के हाथ से उसकी छेनी नीचे गिर जाती है। एंड द हैमर ड्रॉप टू द ग्राउंड, और उसका हैमर, उसका हथौड़ा भी उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। हिज ओल्ड बॉडी सैग्ड फॉलिंग फॉरवर्ड लिम्पली, उसकी जो ये जो बूढ़ी सी बॉडी है वो काफ़ी थक जाती है और आगे की तरफ झुक जाती है ना। लिम्पली का मतलब होता है ढीले ढाले तौर से, तो वो इंसान काफ़ी ढीला पड़ जाता है क्योंकि वो काफ़ी थक गया होता है। हिज फॉरहेड स्ट्रॉक कृष्णाज फ्लूट, क्योंकि वो मूर्ति बनाते हुए आगे की तरफ झुकता है तो उसका जो फॉरहेड है, उसका जो माथा है, वो कृष्णा, भगवान कृष्ण के फ्लूट से जाकर टकराता है। एंड स्लाइड डाउन द स्टैचू टू रेस्ट ऑन द पैडेस्टल, और फिर धीरे धीरे पूरे स्टैचू से होते हुए उसका माथा आकर मूर्ति के पैडेस्टल पे आकर रुक जाता है। पैडेस्टल कहने का मतलब जो पायदान होता है जहाँ पे मूर्ति को खड़ा किया जाता है। और इसके बाद हे राम ही अटर्ड एंड सैंक इन टू अ कंफर्टेबल डार्कनेस। इतना होने के बाद उस मास्टर जी के मन से एक आवाज़ निकलती है, वो चिल्लाता है हे राम, और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। When he opened his eyes, he found himself lying on a cot in his bedroom। और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो क्या देखता है कि वह अपने बेडरूम में अपने खटिए के ऊपर सोया हुआ है, कवर्ड बाय ए लाइट कॉटन ब्लैंकेट, और उसके ऊपर एक कॉटन का ब्लैंकेट उड़ाया गया होता है। From the workshop, the chipping sound of the chisel reached his ears। तभी उसे वर्कशॉप से, मतलब पत्थर को काटने का, पत्थर को चिप करने का, है ना, छेनी से पत्थर को काटने का एक आवाज़ सुनाई देता है। He listened, had his ears deceived him। उसे लगता है कि उसके कान बज रहे हैं या उसके कानों ने उसे धोखा दे दिया है। जब वो बीमार है, वो खटिए पे पड़ा हुआ है, तो फिर मूर्ति को तराशने का काम कौन कर सकता है, मूर्ति को बनाने का काम कौन कर सकता है। उसे लगा कि ये मेरे साथ धोखा हो रहा है, शायद ये मेरा वहम है। नो ही कुड हियर इट अगेन, अरे नहीं, वो फिर से इस साउंड को सुन सकता था। द स्ट्रोंग ब्लो ऑन द ऑफ द हैमर ऑन टॉप ऑफ द टीजल, ऑन टॉप ऑफ द चीजल। क्या था, उसने फिर से सुना एक जोरदार ब्लो कि कोई अपने हथौड़ी से छेनी के ऊपर मार रहा है। गोपाल, ही वॉज बैक।
अब इस बूढ़े इंसान को लगा कि उसका बेटा गोपाल वापस आ गया है और वो फिर मूर्ति को बनाने में उनकी मदद कर रहा है। ही वॉज बैक, गोपाल हैड रिटर्न। ये बूढ़ा इंसान काफ़ी खुश हो जाता है कि शायद गोपाल वापस आ गया है। ही वुड हेल्प मी, कि वो मेरी मदद करेगा, है ना, ही वुड हेल्प मी, वो मेरी मदद करेगा। दे वुड फिनिश द स्टैचू। अब यहाँ पे ये ऑथर कह रहे हैं कि उस बूढ़े इंसान को लगा कि जब मेरा बेटा आ जाएगा तो मेरी मदद करेगा और वे दोनों मिलकर इस स्टैचू को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ही स्टम्बल्ड, स्टम्बल का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए जाना। ही स्टम्बल्ड टू हिज फीट, क्रॉस्ड द रूम एंड रीच द डोर। वो लड़खड़ाते हुए बेचारा उठता है और रूम को क्रॉस करता है और दरवाजे के पास जाता है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सीन दिखाया गया है। ये बूढ़ा इंसान थरथराते हुए कांपते हुए जाता है, देखता है कि आखिर ये मूर्ति को तराशने का काम कौन कर रहा है। आप देख सकते हो इस पिक्चर में भगवान कृष्ण का फोटो, यहाँ पे उनकी छवि दिखाई गई है। ओके, तो आखिर ये मूर्ति को तराशने का काम कौन कर रहा है, हम लोग इसे देखते हैं। गोपाल, ही वॉज अबाउट टू शाउट व्हेन द वर्ड्स फ्रोज ऑन हिज लिप्स। अब जैसे ही वो बूढ़ा इंसान गोपाल चिल्लाने ही वाला था, लेकिन वो ऐसा चिल्ला नहीं सका क्योंकि उसके शब्द जो है ना, ऐसा लगा कि उसके होंठों तक ही आके रुक गए हों, क्योंकि उसने देखा कि वो गोपाल बिल्कुल नहीं था। नो, ही वॉन्टेड टू क्राई आउट, स्टॉप स्टॉप द वर्क। वो ये भी चिल्लाना चाहता था कि अरे अरे काम करना बंद करो, रोको उसे, लेकिन वो कुछ भी बोल ना सका। बट ही कुडंट मूव, ना ही वो हिल सकता था ना ही बोल सकता था। शॉक हैड इमोबिलाइज्ड हिम, मतलब जो सीन था, जो दृश्य उसने देखा, उस दृश्य ने उसे इमोबिलाइज्ड कर दिया था, मतलब उसे वहीं पे रोक दिया था। वो जहाँ पे था वहीं पे खड़ा रह गया था। इमोबिलाइज का मतलब होता है ही वॉज सो शॉक दैट ही कुड नॉट मूव। वो इतना हैरान हो गया था उस दृश्य को देखकर कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। He stood staring at the back of the young stone carver working on the face of the statue, on the eyebrows arcing over a pair of fine eyes. वो पीछे से खड़ा होकर देख रहा था एक ऐसे इंसान को जो कि उस मूर्ति के फेस पे काम कर रहा था, और उस मूर्ति पे जो आईज बने हुए थे, उसके आईज के आईब्रोज को वो आर्ट कर रहा था, उसे बना रहा था, उसको कार्व कर रहा था, है ना। It wasn't his son sitting cross-legged before the biggest statue he had ever carved. It was Salim, his servant. उसने देखा कि जो इंसान अपने पैरों को क्रॉस्ड करके बैठा हुआ है उस बड़े से स्टैचू के सामने, जो कि उसने इससे पहले कभी नहीं बनाई थी, वो इंसान उसका बेटा नहीं था, बल्कि वो सलीम था, जो कि उसका नौकर था, उसका सर्वेंट था। द ओल्ड मैन वॉज्ड स्टन्ड। अब ये बूढ़ा इंसान हैरान होकर देखता रहा। द फर्स्ट वेव ऑफ शॉक, फियर एंड एंगर हैज पास्ट। कि मतलब पहला जो शौक लगा था उस बूढ़े इंसान को, वो अब तो गुजर चुका था, है ना। अब ये दूसरा शौक लगा। हे राम, द ओल्ड मैन विस्पर्ड। वो बूढ़ा इंसान क्या बोलता है, हे राम, हे राम, एंड टॉटर्ड ओवर टू द बॉय। और लड़खड़ाते हुए चलते हुए वो कहाँ पे जाता है, उस लड़के के पास जाता है, सलीम के पास जाता है। ड्रॉपिंग हिज हैंड ऑन हिज शोल्डर ही सेड सॉफ्टली सलीम। वो क्या करता है, अपनी हाथों को सलीम के कंधे पे रखता है और बड़े ही प्यार से कहता है, सलीम, मतलब क्या ये तुम हो। द स्टार्टल्ड बॉय टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट हिज मास्टर। अब जैसे ही सलीम को पता चलता है कि मास्टर जी ने मुझे देख लिया और वो मेरे पास आ गए हैं, तो वो काफ़ी घबरा जाता है और वो मास्टर जी को देखता है। ही रोज टू हिज फीट क्लम्सली। वो काफ़ी घबराते हुए ऊट पटांग तरीके से, है ना, मतलब वो काफ़ी डर गया होता है कि शायद मास्टर जी मुझ पे गुस्सा करेंगे, तो वो घबराते हुए, है ना, उठता है। द हैमर एंड चीजल स्टिल इन हिज हैंड्स। अभी तक उसके हाथ में हैमर और चीजल ही होता है। सलीम, द ओल्ड मैन सर्च फॉर वर्ड्स। आई ओनली वॉन्टेड टू हेल्प यू। अब यहाँ पे सलीम कह रहा है कि मास्टर जी मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहता था। विस्पर्ड द बॉय। आई लर्न। देखो यहाँ पे सलीम का एक्सप्रेशंस को बताया गया है, बताया गया कि मैं सीखूंगा। आई लर्न इफ़ यू टीच मी मास्टर जी। सलीम कहता है कि मास्टर जी अगर आप मुझे सिखाओगे तो मैं मूर्ति बनाना सीखूंगा। आई हैव प्रैक्टिस्ड सीक्रेटली फॉर ऑलमोस्ट 2 years इन दी क्वेरी। क्वेरी एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे पत्थरों को काटने का काम होता है। सलीम कहता है कि मैंने इस काम को लगभग 2 साल सीखा है, चुपचाप रहस्यमयी तरीके से, जहाँ पे पत्थरों को काटा जाता है। आई एम अ मुस्लिम। मैं क्या हूँ, मैं एक मुस्लिम हूँ। आई नो आई शुड नॉट कार्व द इमेज ऑफ गॉड।
और मुझे ये पता है कि मैं भगवान के मूर्ति को कार्व नहीं कर सकता, क्योंकि मुस्लिम जो होते हैं वो भगवान की मूर्ति को कार्व नहीं करते हैं, मूर्ति नहीं बनाते हैं। बट इजंट दिस डिफरेंट, लेकिन क्या ये उससे अलग नहीं है मास्टर जी? आई एम कार्विंग अ स्कल्पचर, मैं एक ऐसी मूर्ति बना रहा हूँ। आरंट आई अ ब्यूटीफुल स्कल्पचर, दिस हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल, इजंट सो मास्टर जी? यहाँ पे सलीम अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कह रहा है कि मैं एक ऐसी मूर्ति बना रहा हूँ, एक ऐसा स्कल्पचर बना रहा हूँ जिसका मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। इस मूर्ति को लोग देखकर इससे अलग अलग तरह की उम्मीदें, अलग अलग तरह की भावनाएं रखते हैं। क्या ये इस तरह से नहीं है? क्या ये मास्टर जी मैं सही कह रहा हूँ ना? प्लीज टेल मी, फॉर मेनी ईयर्स आई वॉन्टेड टू बिकम अ स्कल्पचर, येट आई फाउंड द फीलिंग। अब यहाँ पे सलीम कहता है मास्टर जी मुझे बताइए मैं जो भी कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ कि नहीं। फिर सलीम आगे कहता है कि कई सालों से मैं यही चाहता था कि मैं क्या बनूँ, एक मूर्तिकार बनूँ, और देखिए मैंने अपनी इस डिज़ायर को अभी तक छोड़ा नहीं है, मैंने हार नहीं मानी है। बट इट प्रूव्ड बट इट प्रूव्ड टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन मेरा जो फीलिंग है, मेरा जो डिज़ायर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसी की वजह से मैं खुद को रोक ना सका और मैं आपकी मदद करने के लिए आ गया। आई नो देर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड आई वुड लाइक टू डू मोर, देर इज़ नथिंग इन लाइफ आई कुड डू बेटर। सलीम आगे कहता है कि इस दुनिया में, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं करना चाहूँ, जिसे मैं इससे ज़्यादा करना चाहूँ। मतलब सलीम चाहता था कि वो एक मूर्तिकार बने, और वो कहता था कि मैं जिस तरह से मूर्ति को बना सकता हूँ शायद मैं कोई काम उतने अच्छे से नहीं कर सकता। विल यू प्लीज़ टीच मी मास्टर जी, क्या मास्टर जी आप मुझे सिखाएंगे कि और इन मूर्तियों को, इन स्कल्पचर्स को कैसे बनाया जाता है। The old man pulled the boy's head against his shoulder and whispered. अब वो मास्टर जी क्या करते हैं, वो बूढ़ा इंसान उस लड़के के मतलब सलीम के हेड को अपने शोल्डर के अगेंस्ट पुश करते हुए बोलते हैं, उसके कानों में विस्पर करते हैं, लो साउंड में कहते हैं, देयर इज नथिंग आई कैन टीच यू, कि देखो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। माई सन गो अहेड, तुम काम कर सकते हो, जाओ, जो तुम काम कर रहे थे तुम इस मूर्ति पे अपना काम कर सकते हो। यू हैव इट इन योर हैंड्स एंड इन योर हार्ट, कि ये जो कला है वो तुम्हारी हाथों में है और तुम्हारे दिल में भी है। आई नो यू विल बी वन ऑफ द कंट्रीज फाइनेस्ट स्टोन मेसन्स, और मैं ये जानता हूँ कि तुम इस देश के सबसे अच्छे स्टोन मेसन्स में से एक बनोगे। यहाँ पे ये आपका चैप्टर एंड हो जाता है। मैंने पूरे एक वीडियो में ही इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है ना। और इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं सिगरुन श्रीवास्तव। सो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।